नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पश्चिम एशिया में तेल और गैस के ठिकानों पर भीषण जंग छिड़ी हुई है और शुरुआत इजरायल ने कर दी। बुधवार को जहां इजरायल ने ईरान के बुशहर प्रांत के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद ईरानी सेना ने धमकी दे दी, जिससे कि पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। अब यहां तेल, गैस और साथ ही इसको लेकर के अब हमले के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है कि जो हमले हो रहे हैं, ऐसे में क्या पश्चिम एशिया में ये आग अभी और भड़केगी। ईरान ने धमकी दी है कि अब वो खाड़ी के तेल और गैस फील्ड्स पर बड़े हमले करेगा। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि वो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के 5 ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान की धमकी के बाद से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल की कीमतें उछल करके लगभग $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यह हमला ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के अहम केंद्र असालुए में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। शुरुआती खबरों में कई विस्फोटों की बात सामने आई, हालांकि हमले से कितना नुकसान हुआ यह अभी साफ नहीं है। माना जा रहा है कि ईरान सऊदी अरब की SAMREF रिफाइनरी के जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, UAE का अल होसन गैस फील्ड और कतर की रास लाफान रिफाइनरी, इसके साथ मेसई और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले कर सकता है। साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जो ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत के तट के पास स्थित है। इस गैस फील्ड में कतर की भी साझेदारी बताई जाती है। तो फिलहाल इजरायल, अमेरिका और ईरान के इस जंग के बीच जिस तरीके की आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है, इसका खामियाजा पूरे देश और दुनिया को उठाना पड़ रहा है। और न केवल देश और दुनिया को, लेकिन अब तक ये आग हमने देखा कि किस तरह मिडिल ईस्ट में फैलती चली जा रही है, लेकिन अब ये भी दावा किया जा रहा है कि ये आग कुछ और दूरी तक भी फैल सकती है, क्योंकि एक बार फिर तेल और गैस की कीमतों के दाम में एक। तो फिलहाल इसी को लेकर के चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक एक करके मेहमानों को तारुफ हम आपसे करवा दें। भरत भराई जी, चेयरमैन ऑफ USA एंड इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं USA से, और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर DK गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नाथ जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, भी जुड़ चुके हैं वॉशिंगटन DC से। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। एक एक करके हम सभी मेहमानों का रुख करें। सबसे पहले मैं भरत भराई सर, आपका ही रुख कर रही हूँ। सर, जब इस तरीके की स्थिति हम देखते हैं, किसी भी देश के बीच में युद्ध की आग अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान ने एक नई धमकी दी है और ईरान की इस धमकी से ऐसा महसूस होता है जैसे कि अभी खामियाजा केवल ये मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, इसका खामियाजा अभी और देशों को भी उठाना पड़ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक लड़ाई हो रही थी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, तब बात अलग थी, लेकिन अब ऑयल और गैस के जो इंस्टॉलेशन है, रिफाइनरीज है, उसके पर अटैक कर रहे हैं। तो करीब 20% एनर्जी ऑयल और LPG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और मिडल ईस्ट से जाती है, और दूसरे देश उसके पर जो डिपेंडेंट है, जैसे कि भारत, अपना काफ़ी ऑयल, अबाउट 18% कम्स फ्रॉम मिडल ईस्ट, और LPG एज वेल एज LNG वो भी वहाँ मिडल ईस्ट से आता है। तो हमको तो ज़्यादा असर होगी, यूरोप को भी बहुत असर होगी, अमेरिका को असर नहीं होगी। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है अभी, रशिया, सऊदी अरेबिया उससे भी ज़्यादा, और नेचुरल गैस अमेरिका से बहुत मिलता है और एक्सपोर्ट भी होता है। भारत भी अमेरिका से गैस थोड़ा लेता है। सबसे ज़्यादा गैस, अमेरिकन नेचुरल गैस, चाइना लेता है। तो मेरा ख्याल था कि भारत को बड़ा एग्रीमेंट करना था कनाडा और अमेरिका से नेचुरल गैस लेने के लिए, तो हम मिडल ईस्ट पर कम डिपेंडेंट हो गए। लेकिन एशियन देश और यूरोपियन देशों को काफ़ी नुकसान होगा अगर ये ऑयल और नेचुरल गैस इंस्टॉलेशन को ब्लो अप कर दिया तो। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, डिफेंस एक्सपर्ट के लिहाज से मैं आपसे ये समझना और जानना चाहूँगी कि सर, अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर इन रिफाइनरीज पर अटैक होता है, ऑयल डिपोज पर अटैक होता है, हमने इससे पहले भी देखा कि हाइफा डिपो को भी किस तरीके से हमले के निशाने पर रखा गया था। इसके अलावा ईरान में जब इजरायल की ओर से हमला किया गया तो वहाँ सबसे बड़े प्लान को तबाह करने की कोशिश की गई थी और वो ऑयल डिपो जलता हुआ, धधकता हुआ दिखाई दिया था। कई लाइव फुटेज भी वहाँ से सामने आई थी। अगर इसी तरीके से ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जाता रहा तो क्या ये संकट अभी और गहराएगा? क्योंकि न केवल
देश के आम जनता, लेकिन इस पर फर्क हमारी आर्मी पर भी तो पड़ता है, चाहे किसी भी देश की आर्मी हो उन पर भी तो पड़ता है। हम जब किसी भी फ्लाइट्स को हम जब देखते हैं तो फ्लाइट्स में भी फ्यूल ईंधन डलता है। इसके अलावा जब हम किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें ईंधन डलता है। मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हमें गैस या ईंधन की जरूरत होती है। तो सर, इससे सीधे सीधे इफेक्ट हमारी कई चीजों पर, हमारे कई जनजीवन पर भी हमारे पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई भी दुगनी हो जाएगी। ना केवल ऑयल और गैस के दाम बढ़ेंगे, लेकिन बाकी चीजों पर भी फर्क पड़ेगा। जी, आपकी देखिए ये जो माइक्रो एनालिसिस आपने किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इससे थोड़ा एक कदम ऊपर उठ कर बात करता हूं आपसे। जी सर। किसी भी देश का या देश का हर संसाधन, हर सिस्टम एनर्जी पे बेस्ड है, एनर्जी से ड्रिवन है। आज आप देखिए अपने घरों में अंदर छोटे छोटे मोबाइल से अगर आपके घर के अंदर 2 घंटे लाइट चली जाती है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, आपके पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, आप लगता है कि आप पंगु हो गए। लेकिन चलो उसके आगे बात करता हूँ, ये जो त्रिकोण है अमेरिका, इजराइल और ईरान, इस त्रिकोण को समझिए, इनकी पूरी पूरी तीनों की नीति समझिए, इनकी अल्टीमेटली ये चाह क्या रहे हैं। देखिए, इजराइल के लिए इस युद्ध को लंबा खींचना एक तरह से उसके फेवर में है, वो ऐसा मानता है। अमेरिका चाहता है कि इसको ईरान के अंदर एक बदलाव जरूर आए, लेकिन एनर्जी को नष्ट करने की कीमत पर ना आए। एनर्जी के जो ओरिजिन्स हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। लेकिन वहीं पर ईरान चाहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट उसके लिए बात करे, और उसके लिए उसने कोएर्सिव टैक्टिक्स एक तरह से अपना ली, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। डे वन से जो लोग उसके लिए एक तरह से मेडिटेशन का काम कर सकते थे, या बीच में बैठकर या टेबल पे बैठ कर बात करा सकते थे, उन्हीं को उनको डे वन से उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया, और आज भी वो बंद नहीं कर रहा है हमले। उसका मानना ये है कि ये लोग, ये जो बाकी खाड़ी के देश हैं, ये पूरा अमेरिका को मदद कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट तक जो चीजें क्लियर हैं वो ये हो रही है कि अमेरिका ना वहां से उड़ान भर रहा है, ना उसके फाइटर्स वहां से उड़ान भर रहे हैं, और जो अमेरिकन बेस हैं पूरे कुल छोटे बड़े मिला के 19 बेसिस हैं जो पूरे खाड़ी के देशों में हैं। लेकिन 12 बेसिस ऐसे हैं कि जहां से उनका मेजोरिटी एयर डिफेंस या फिर उनका एयर पावर का वहां पे सेंटर्स हैं। लेकिन इन सबको देखते हुए वो सब डिफेंसिव उसके लिए बनाए गए हैं। तो आज अरब ये कह रहा है कि देखिए, हमारा ना ही तो बेस जो डिफेंस के लिए डिजाइंड है, ना ही तो वहां से कोई इजरायली एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, ना ही अमेरिकन कर रहा है। फिर आप हम पे क्यों हमला कर रहे हो? आरामको को उन्होंने देखा जाए इतना नुकसान पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा कतर, जो कि वह उस एरिया का, उस खित्ते का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, एलएनजी वहां की मैक्सिमम होती है, तो उस पे भी आपने अटैक कर दिया। कारण यह है कि आज ईरान भी हर उस नस को दबाना चाहता है कि जो अमेरिका को परेशान करे। अमेरिका को ये परेशान क्यों कर रही है? अमेरिका तो जैसे अभी साहब बता रहे थे, अमेरिका अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशिएंट है। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के सारे मित्र देश, देखिए, अगर खाड़ी के देशों का व्यापार नहीं होगा तो खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। इसी तरह से ये भारत जैसे कंट्री, जहां क्योंकि एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, एक उभरती हुई ताकत है हर एंगल से, हमको हमारी एनर्जी की डिपेंडेंस खाड़ी के देशों में बहुत ज्यादा है, खासकर एलएनजी और पीएनजी के सिलसिले में। और यहाँ की नहीं, कुकिंग गैस के सिलसिले में भी हम तकरीबन 60% या 62% वहां से अपने आयात करते हैं। इन सबको देखते हुए ईरान का ये है कि आप जितना यहां पर अटैक करोगे खाड़ी के देशों में, जितना इसको ब्लॉक करोगे, जितना एनर्जी के संसाधन को नष्ट करोगे, उतना अमेरिका पर दबाव आएगा, और एज ए रिजल्ट अमेरिका इन चीजों को रोकेगा और शायद थोड़ा पुल बैक करे और अपने जो बात करने की स्थिति में आए। तो ये पूरा सिनेरियो तीनों एंगल में बनता है। ये जो त्रिकोण बना है, तीनों अपना अपने टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं, और तीनों वहां अटैक कर रहे हैं जहां एक दूसरे की शक्तियां हैं। जैसे कि 4 दिन पहले इजराइल ने भी अटैक किया था ईरान के एनर्जी रूट्स के ऊपर, क्योंकि उनका मानना है कि एनर्जी रूट जो है, जो ईरान की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, वहां उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो वहां पर रीढ़ की हड्डी तोड़ने का वो काम किया, ये उनका कहना है। और यही बात पलटवार फिर ईरान कर रहा है। तो देखा जाए, शय और मैथ का खेल चालू है, और अभी कुछ दिन और चालू रहने की उम्मीद है। जी ठीक है सर। डॉक्टर डीके गुप्ता सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। और सर, अभी हमने देखा कि सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद की ओर से ये कहा गया कि अगर हम पर इस तरीके का हमला किया जा रहा है तो ये सोची समझी रणनीति के तहत में ईरान की ओर से किया गया है। ईरान इस चीज़ की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि जैसे ही हार्मुज स्ट्रेट को बंद करने की खबर सामने आई, उस दौरान एक और नया रूट तय किया गया, यनबू पोर्ट, और यहीं से अधिकतर ऑयल्स को पास किया जाने लगा। इस बार को एक ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पर देखा जाने लगा। क्या इस बात की ईर्ष्या कही जा सकती है ईरान के लिए कि उसे इस बात का डर सताने लगा है कि जो अब तक जिस तरीके का
एक फ्रेम उसके लिए तय था कि अगर इतने देशों के साथ में उसके संबंध है, ये एक रूट है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर बंद हो जाता है तो फिर कई देशों पर प्रभाव डालेगा। ये युद्ध का भी एक मायना बदल सकता है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट। लेकिन अगर एक ऑल्टरनेटिव रूट तैयार कर लिया जाता है तो ईरान के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, जिस वजह से उसने रोकने की कोशिश की। कैसी संभावनाएं दिखाई देती? जी जी। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल। जी सुरभि जी, देखिए सुरभि जी, देखिए इसमें एक चीज है कि अगर पूरे मिडिल ईस्ट के अगर वार हिस्ट्री को देखें अब तक का 50-60 साल से देखें जब भी, तो ईरान का जो युद्ध रहा है, ईरान जहां भी इन्वॉल्व रहा है उसमें सबसे बड़ा, अगर अमेरिका की बात छोड़े तो सऊदी अरबिया से ही उसकी जो है तलखी रही है हमेशा से। पूरा इतिहास देखें, चाहे ईरान का इराक का युद्ध रहा हो, चाहे कहीं भी अमेरिका इन्वॉल्व रहा हो, तो सऊदी अरबिया से उसका एक आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, और वहां पे 3 या 4 एंगल्स बन रहे हैं। एक तुर्की जो है, पहले तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था अच्छी तरह से, अभी भी ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्री है, अच्छा खासा कर रहा है, लेकिन तुर्की जो है अब रेडिकलिज्म की तरफ मुझे दिख रहा है हल्का सा। तुर्की भी जरा सा रेडिकलिज्म की तरफ आ रहा है, तो वहां पे 4 धुरी बनी हुई है। यूएई उसमें एक ऐसा देश है, यूएई एक ऐसा देश है जो कि सरिया को बहुत ज्यादा मींस अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं वेस्टर्न कंट्री जैसा मैं भी विकास करूं। उसकी जो फाइनेंशियल जो इंडेक्स है उनकी सिटीज का, वो वाशिंगटन, पेरिस से 12 पोजीशन आ गए हैं, वहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सऊदी अरबिया को ईरान जो चाहता है कि इस समय जो मेरे साथ तलखी चल रही है उसमें मैक्सिमम जो है मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं। तो सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई और तुर्की, ये 4 अपने आप को मुस्लिम देश का, अब इधर पाकिस्तान परमाणु बम होने की वजह से ये भी अब उसमें कूद गया है कि हमको, तो इनके अंदर एक जो पीयर चल रहा है, पीयर की लड़ाई चल रही है कि मैं सबसे बड़ा मुस्लिम का देश हूं, मैं धर्मगुरु वाला देश हूं। तो इनके चक्कर में इनके अंदर कभी भी एक रिलेशन अच्छे नहीं बन पाए। वो भले मिडिल ईस्ट में है, और कोई भी ऐसा युद्ध देख लीजिए 70 साल में जिसमें ईरान इन्वॉल्व न रहा हो, चाहे ईरान इराक, चाहे कोई भी वहां पे सूडान का हो, चाहे अफ्रीका में, चाहे सीरिया का केस हो, हर जगह ईरान जरूर इन्वॉल्व रहता है। तो ईरान के इन्वॉल्व होने से क्या हुआ कि एक पक्ष जो है सऊदी अरबिया की तरफ, एक पक्ष जो है ईरान की तरफ वो पक्ष गए जो रिएक्ट कर रहे थे, जो निगेटिविटी के साथ काम कर रहे थे। सऊदी अरबिया यूएई के साथ वो पक्ष आए जो कि डेवलपमेंट को अपना प्रो मान रहे थे। तो यहाँ पे ईरान जब भी देखेंगे 3 प्रॉक्सीज बनाया, 4 कंट्रीज प्रॉक्सीज बनाया, सीरिया को, इराक को और लेबनान को, लीबिया को, इसने एक प्रॉक्सीज कंट्री बनाया। मैं एक समूह नहीं बता रहा हूँ, ग्रुप नहीं बता रहा हूँ, कंट्री को भी इसने प्रॉक्सीज बना दिया। इन सबों ने पिछले 50-60 साल के अंदर मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं होने दी। तो अब मैं समझ पा रहा हूं कि जो नया जो ऑयल जो फैसिलिटीज है, ये लगभग मैं जो 17 नॉटिकल माइल्स है हॉर्मुज से, लगभग 100 किलोमीटर के लगभग है, वो सेफर पड़ता है वहां से। तो मुझे लग रहा है कि उसकी जो एक चाल है कि अगर इसको हम डिस्टर्ब करें तो कुछ कर नहीं पाएगा। टू बी फ्रैंक मैं बता दूं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर नहीं पाएगा। अभी तक जितने युद्ध हुए हैं, इसमें 15-20 दिन का, 19 दिन का युद्ध चल रहा, ईरान ने केवल रिएक्ट किए हैं, रिस्पॉन्स नहीं किए हैं। दुनिया भर की बातें हम लोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी मिसाइल है, उतनी बड़ी मिसाइल है, मिसाइलों का जखीरा, और उसने नोबेल प्राइज थोड़े पैदा किया ईरान ने, उसने मिसाइल ही पैदा किए हैं। और उसके बावजूद भी एक इजरायली और एक अमेरिकी कमांडर को नहीं मार पाया है। और उनके 2000 किलोमीटर से इजरायली मिसाइलें आती हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं, चुने चुने बड़े नेताओं को मार, जब नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो पब्लिक की क्या करेंगे वो। इतने प्रिसाइज अटैक है, बिना टेक्नोलॉजी के आप युद्ध जीत नहीं सकते। और ईरान इसमें लैगिंग बिहाइंड, फार लैगिंग बिहाइंड, केवल मिसाइल का नाम लेके अपने पब्लिक को ऑडियंस बना सकता है, अपने पब्लिक को वो हैप्पी कर सकता है कि हम मरेंगे, हम जिएंगे, हम कभी हमसे कोई टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। ये लैंग्वेज युद्ध में नहीं चलती है। युद्ध देख रहा हूं मैं अमेरिका और ईरान। देखिए हम लोग एज ए एनालिस्ट, मैं ना ईरान की तरफ हूं ना अमेरिका की तरफ हूं, हमको एनालाइज करना है कि कौन कितना बढ़िया लड़ रहा है। उसमें अमेरिका और इजराइल बढ़िया लड़ रहे हैं, और एक एक टारगेट को वो जितना वो एमुनेशन खर्चा कर रहे हैं उससे ज्यादा शायद वो प्रतिफल लेने की कोशिश कर रहे हैं उसका। तो उसी दौर में ये जो ईरान रिएक्ट कर रहा है, ईरान गलत रिएक्ट कर रहा है। और इजराइल ने भी जो आज किया है, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए था। जहां तक हम ऑयल पुल, क्योंकि ऑयल पुल केवल किसी संपत्ति देश की जरूर हो सकती है, लेकिन ये ह्यूमैनिटी का भी एक रिसोर्स है।
बिल्कुल। जैसे हॉर्मुज पूरे इंटरनेशनल लोगों के लिए एक रिसोर्स है, वो रास्ता है। 58 किलोमीटर का हॉर्मुज चौड़ा रास्ता है, उसमें से 22 किलोमीटर जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के हिसाब से ईरान के पास होना चाहिए, जिसने 82 में साइन किया है, लेकिन मजलिस ने आज तक सपोर्ट नहीं किया है। तो ये भी एक ईरान की गलती है कि आप 22 किलोमीटर के अपने रास्ते को संतुष्ट नहीं हो, उसको एक विपन बनाना चाह रहे हो, और जिसकी वजह से हमेशा दुनिया चुप हो जाती है। तो ये ईरान की गलती है। तो हम इसकी गलती किसी कहें क्या कहें, लेकिन युद्ध में बहुत ही बढ़िया इजराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं, और लेकिन ऑयल पे अटैक दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए जी। ठीक है DK गुप्ता जी। अब पूर्णिमा नाथ जी, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या ये जियो पॉलिटिकल शिफ्ट भी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार ईरान और इजराइल के बीच में मध्यस्थता की बात ट्रंप कह देते हैं। वो ये कह देते हैं कि इजराइल तब तक हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान की ओर से कहीं किसी तरीके का पलटवार ना किया जाए, या वो किसी तरीके से जानबूझ के पोक करने की कोशिश ना करे। हम शांत करवा रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कुछ वक्त के बाद फिर इजराइल की ओर से हमला हो जाता है, फिर उसका पलटवार सामने आता है, फिर वो एक नई बयानबाजी आती है, या तो अमेरिका खुद भी कूद जा रहा है। ये चल क्या रहा है और ट्रंप क्या मैसेज पास करना चाह रहे हैं? ना तो उनका इस युद्ध में इन्वॉल्व होना कोई समझ पा रहा है, और ना ही इसके मध्यस्थता का जो वो कभी कभी हवाला दे देते हैं, ये अब तक कोई स्पष्ट तौर पर समझ पाया है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है, आपका क्वेश्चन है कि ट्रंप का जो बयानबाजी आ रहा है इसका क्या मतलब है। मैं आपको ये बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रंप का एक एजेंडा है, उनको कंफ्यूज करना है लोगों को। ही एक्चुअली डिडंट गिव अस एनी इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका गोल्स क्या है, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और रोज 20 दिन में 20 ऑब्जेक्टिव्स डाला हुआ है। फाइनली वो बोल रहे हैं कि लिटरली उनका जो एलाइज है, कौन वो सपोर्ट नहीं करेगा, कोट एंड कोट कौन सा एलाइज है। पिछले एक साल में आपने सब लिटरली फोर्स और फ्रेंड्स एक तरह आपने उनको इंसल्ट किया है, ह्यूमिलिएट किया है, उनको रिडिक्यूल किया है। अब उनको जाके आप बेग कर रहे हो, हेल्प मांग रहे हो, कौन करेगा आपको हेल्प? अब जब अटैक कर रहे थे तब अब उनको जाके पूछा क्या आपने, कोई उनसे सलाह लिया कि मैं अटैक करने जा रहा हूँ? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाह रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू पे अटेंशन। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाह रहा है? अमेरिका 2018 से इट हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड नाउ एनर्जी प्रोड्यूसर है, उनको कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट में उनको ये दंगा कर, ये राइट, इन्वेशन करने का मतलब क्या बना? इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वांट्स टू सेल देयर ऑयल एंड नेचुरल गैस एज वेल, इंक्लूडिंग द आर्म्स। अभी मिडिल ईस्ट में ये जो सिचुएशन क्रिएट करा हुआ है, इंडिया में सिर्फ इंडिया की तरफ से आपने देखा है, LNG हो, LPG हो, क्रूड ऑयल हो, सब लिटरली हेवी डिपेंडेंस ऑन मिडिल ईस्ट। कुकिंग ऑयल हो, कार के फ्यूल हो, इंडस्ट्रियल फ्यूल हो, सबकी डिपेंडेंसी आपकी मिडिल ईस्ट के ऊपर है। अभी अगर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या उनके अगर शिप जा रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे जो क्रिएट कर रहा है, जो आपने अगर वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर नहीं निकालेंगे, रेड सी से अगर निकालेंगे, वहाँ से आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगा आपके इंपोर्ट में। द आइडिया इज डिपेंडेंसी बनाओ और सबके इकोनॉमी में हाहाकार मचाओ, क्योंकि अमेरिका का हमेशा यही रहा है कि आपने अगर मेक योर इकोनॉमी स्क्रीम होगी तब तो वहाँ पे राइट शुरू होगी। अभी जो लिटरली राइट शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, आपकी बांग्लादेश में हो, आपकी यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, आप ईरान में राइट शुरू हो रहा है, आपकी प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज उनके ऊपर वहाँ पे सैंक्शंस लगा के उनको इकोनॉमिकली वहाँ पे पहुँचा जा चुका है कि वो लिटरली रिजीम चेंज करवाए और अमेरिका का दलाल बने। अगर मुल्ला रिजीम ईरान की दलाल बन जाते तो आज ये अटैक थोड़ी होता। अब अगर मैं DK गुप्ता सर की मैं एग्री बिल्कुल नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान इज नॉट फाइटिंग राइट। मुझे आप बताइए, कंट्री के ऊपर 47 ईयर्स तक आपने सैंक्शंस लगा के रखे हो, लिटरली 12,700 सैंक्शंस, ऊपर से उसमें 9,000 स्टिल एक्टिव है, और उस कंट्री के ऊपर आपने एम्बार्गो लगा के रखे हो, छुप छुपा के लिटरली चाइना को बेचते थे। आप उसी कंट्री, आज इजराइल हो, अमेरिका हो, दोनों का जॉइंट लड़ाई में ईरान अभी तक, आज तक 20 दिन हो चुका है, खड़ा हुआ है। आपको शर्म नहीं आती है ये बोलने के लिए दे आर नॉट फाइटिंग राइट?
आपके ऊपर, उनका रिजीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. यस, आई एक्चुअली डोंट लाइक देयर मुल्ला रिजीम, आई डोंट लाइक द हिजाबी रिजीम, आई ऑल्सो हैव प्रॉब्लम विद देयर ह्यूमन राइट्स इशू. लेकिन अमेरिका होता कौन है? हर जगह में जाके अपना घुस जाता है, अपना एजेंडा डाल देता है, माफियागिरी करना होता है. क्या हमें, वी आर द वन हु वांट्स टू डिफाइन, डिक्टेट एंड ऑल्सो डिसाइड फॉर देम. Who are we to pick up and kidnap Maduro from Venezuela? The entire world was quiet. क्यों? इंडिया कहाँ पे था? इंडिया नहीं बोल सकता था. अच्छा, अब मैं ईरान में जब आए थे, इंडिया से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई दर्द नहीं आया कि उनके मुल्ला को हटाया. देखिए, आपका पॉलिटिक्स एक जगह हो सकती है, लेकिन उनका जो रिजीम का जो मुल्ला है वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर थोड़ी थे. वो तो एक अवाम, एक कौम का एक रिलीजियस गुरु थे, एक आइकॉन थे, एक कल्चरल आइकॉन थे. तो ये जो शिया कम्युनिटी सिर्फ ईरान में थोड़ी है, वो लिटरली इराक में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है. तो ये आपको जो रिटेलिएशन आएगा अभी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. आप लिटरली वो प्रोटेक्ट और सपोर्ट द ट्रूप बोल के यहाँ पे पॉलिटिक्स खेला जाता है. और के लिटरली आपको एक आंकड़ा देती, सीरिया में 12 to 15 American were killed. Do you know how many American Syrian people were killed by America? 5,000. आप यही आंकड़ा आप ले जाइए इराक में, तो 5,000, 500,000 Iraqis were killed. अफगानिस्तान में 250,000 अफगान were killed. बिकॉज क्योंकि अमेरिका इन्वेड किया है. भाई, आपने अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलना है, हमारे सपोर्ट द ट्रूप करो और अमेरिकन लाइव्स के ऊपर 2 डिजिट में, 2 डिजिट में हमारे अमेरिकन से गेट्स किल्ड, एंड यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से कि हमारे लोग मारे जा रहे. क्यों? इन्वेड करने से पहले आपने सोचा नहीं था? हमारे वहाँ व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज डन हियर इज ही हैज पुट ए टारगेट ऑन एवरी सिंगल Americans back. Doesn't matter whether they're here in America or they're in abroad. अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? नहीं लेंगे. बार बार जाके बोलना होता है कि हाँ, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना है, क्योंकि वो खुला नहीं था पहले. आपने जाके इन्वेड किया है, और जब वो निगोशिएशन टेबल में बैठा हुआ था तब जाके फिर से बॉम्ब किया है. 2025 में आपने बोला है कि उनका न्यूक्लियर वेपन का डेरा आपने ख़त्म किया है. तो अब क्या ज़मीन से फिर से आ चुका है? तो आपने फिर से क्या उनको अटैक कर दिया. आज आप बोल रहे हो कि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान है. आपने पाकिस्तान का नाम कभी नहीं लिया. आज अगर यही एजेंडा, यही लॉजिक काम करे, तो फिर इंडिया को पाकिस्तान को नहीं उठाना चाहिए था. डोंट यू वांट टू टेक पाकिस्तान? क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली कह रहा है आई एम गोइंग टू टेक क्यूबा. भाई, आप होते कौन हो? दुनिया की एम्पायर हो? आपको तो मैंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के लिए वोट दिया था. आपको किंग कौन बनाया? आपका एम्पायर कौन बनाया? तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा अमेरिका ने दिखाया प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंदर, दिस इज़ व्हाट समथिंग वी हैव टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज आई डोंट नो ये कितना दिन चलेगा. ये जो यूरोपियन जो एक्सपेंशनिस्ट कॉलोनियलिज्म चला है, अभी तक चल रहा है, ये दादागिरी कब तक चलेगा? आपको आँख उठा के बात करने के लिए मौका नहीं देंगे. कुछ दिन पहले क्रिस लैंडो ने इंडिया में क्या बोल रहा था कि हम वी आर नॉट गोइंग टू डू द सेम मिस्टेक व्हाट वी हैव डन इन चाइना. कौन बोल रहा है? आपके इंडिया बैक कर रहा है आपके सामने कि आपके हमारे साथ डील करो. इंडिया में कितने सारे अमेरिकन कंपनी बिजनेस करते हैं, डेलॉइट से लेकर आपके बिग 4 कंसल्टेंट से लेकर आपका फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, सबके नाम तो वहाँ पे है. तो वो क्या कॉलोनियलिज्म नहीं कर रहे? अपना एजेंडा नहीं डाल रहे वहाँ पे इंडिया में? तो ये आप जब यहाँ पे ट्रेड की डील करते हो अमेरिका के साथ, आपको ये एजेंडा भी उठाना पड़ेगा. हमारे जैसे लोग जो 20 साल पहले यहाँ पे आए थे, हमने कोई डॉक्यूमेंट साइन करके लेकिन नहीं आए थे कि हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे, हम इंडिया को गालियाँ देंगे, तब हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाएगा. हम घिस के हमारा स्किन कलर वाइट नहीं होने वाला है. तो हम यहाँ पे ये एजेंडा नहीं सहेंगे कि हमें एनस्लेवमेंट करा जाए, हमें लिटरली हमारे ऊपर गोलियाँ रखा जाएगा बोल के
कि हम लोग इंडियन हैं, हम यहाँ पे नहीं रह सकते। अगर यही बात है तो इंडिया के साथ आपका क्या ट्रेड डील होने वाला है? ये दिस शुड बी पार्ट ऑफ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कशन। आई डोंट अंडरस्टैंड इट व्हाई इट इज नॉट। आई क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्योंकि अपने आपका लोग भी तो यहाँ पे भेज रहे हो ना। अगर नहीं भेजना तो मत भेजो, हम यहाँ पे थोड़ी बैक करने आए थे। ठीक है, इस बारे में मैं भरत सर से जान लेती हूँ। भरत सर, अब सर सवाल यही उठ रहा है कि जब इंडिया और अमेरिका की दोस्ती की बात आ जाती है, और इस युद्ध के स्टेट में भी हमने ये देखा कि जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ऑयल के जहाज़ों को पास करवाना था, गैस के जहाज़ों को पास करवाना था, तो ईरान ने ये कहते हुए छूट दी और ये कहा कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे बेहद करीबी हैं, हम उनके लिए ये रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन बाकी देशों पर वहाँ तब भी फुल स्टॉप लगाया गया था, और ये भारत के लिए सुनहरा मौका साबित हुआ। वो पुरानी दोस्ती को एक बार फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से बार बार हम ये देखते हैं कि कभी किसी चीज़ की छूट देने की बात कही जाती है, कभी किसी चीज़ का क्रेडिट लेने की बात कही जाती है। ये इतना प्रेशर अमेरिका क्यों भारत पर क्रिएट करना चाहता है? और अमेरिका कौन होता है भारत को बार बार ये बताने वाला कि हमें क्या करना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए? आखिर इस पर खुल करके हम क्यों नहीं बोल पाते हैं, बात कर पाते हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका पर ही बहुत सारे सवाल अब तक खड़े हो चुके हैं। कम से कम 5 ऐसे अधिकारी, उसमें से 2 ट्रंप प्रशासन के, जो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिस तरीके का एलिगेशन ईरान पर लगाया गया, परमाणु अपने आप को पावर बनाने की कोशिश की गई कि वो अगर बन जाता है तो मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा, उसे क्लियर झूठ कहा गया है। और अगर मैं नाम ले लूं तो नाम में देखिए, सबसे पहला नाम तो तुलसी गबार्ड का सामने आता है। उन्होंने खुला ये कहा है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी प्रमुख है तुलसी गबार्ड, जिनकी ओर से स्टेटमेंट दे दिया गया और कहा गया कि ऐसी कहीं कोई जानकारी नहीं है कि ईरान अगर परमाणु पावर पूरी तरीके से बन जाता तो वो मिडिल ईस्ट को तबाह करता। दूसरा नाम बदर बिन हमद बुसैदी, तीसरा नाम राफेल ग्रोसी, जोनाथन पावेल, जोय केंट। सर ये सब यही कह रहे हैं कि ट्रंप का दावा गलत था, गलत इरादे से उन्होंने ये अटैक किया। इस अटैक को अब हम क्या समझें, किस लिहाज से देखें, और भारत के रिश्तों के साथ में इसे हम कैसे जोड़ करके देख सकते हैं, भारत के स्टैंड पर, भारत के रिएक्शंस पर? देखो ऐसा है, आयतोला और उसके हेंचमैन काफी बोल रहे थे कि इजराइल इज वन बॉम्ब कंट्री। उनकी 3 मकसद थी। पहला, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। अब आप बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए लेकिन मैं ये बताऊं, ईरान बोल रहा था कि इट इज़ फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली। तो अगर आपको पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए तो 5% एनरिच यूरेनियम चाहिए। वो क्यों 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था और 90% यूरेनियम एनरिच पर जा रहा था? दूसरा, उन्होंने क्यों अपनी जो फैसिलिटी है सब अंडरग्राउंड 100 फीट अंडर बनाई? तो ईरान का मकसद तो था कि वो इजराइल को ख़त्म कर दे एक बम से, क्योंकि इजराइल छोटा देश है। दूसरा, सऊदी अरेबिया और ईरान, उसके बीच राइवलरी है, जैसे गुप्ता साहब ने बोला। आपने अगर सुना होगा तो आयतोला ने बोला था, ट्रिब्यूट टू हैदर, ये बैटल ऑफ करबाला है। तो करीब 14 साल पहले सुन्नी और शिया के बीच जो हुआ था और इमाम हुसैन के मार दिया गया था बैटल ऑफ करबाला ने, तो ये जो शिया सुन्नी बन रहा है कि ईरान बड़ा देश है, 90 मिलियन पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी शिया है, तो उनको मिडिल ईस्ट में डोमिनेट करना था। तो उसका मकसद था, एक, इजराइल को ख़त्म कर दिया जाए तो वो बनेंगे मुस्लिम देशों के लीडर। दूसरा, जो छोटी छोटी खाड़ी के देश हैं, अब आप देखें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट, उसका टोटल पॉपुलेशन है 12.5 मिलियन। उसमें से नेटिव अरब पॉपुलेशन सिर्फ 1.1 मिलियन है, बाकी सब एक्सपेट्रिएट है। सऊदी अरेबिया का पॉपुलेशन करीब 26 मिलियन है। बहरीन का पॉपुलेशन 1 मिलियन है। कुवैत का नेटिव पॉपुलेशन उतना है। कतार उतना ही पॉपुलेशन है। तो उनकी मकसद ये थी कि जो ऑयल और नेचुरल गैस मिडिल ईस्ट से आता है, अगर ईरान उसका कब्जा कर लेता है तो उसके पास करीब 15 से 20 मिलियन बैरल पर ऑयल पर डे उसका कब्जा आ जाएगा।
तो ये इजराइल को फियर ये था, और आयतोल्ला बारंबार बोल रहे थे कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे जैसा हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया। अब देखो, जब कोई कंट्री 60% एनरिच पर जाता है, 100 फीट नीचे अपने सब एनरिचमेंट करता है, तो इजराइल देख रहा था कि उसको उसकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देनी चाहिए। इजराइल ने बोला था कि अगर अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम खुद भी कर देंगे अपने आप। और आप देख सकते हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस मिलिट्री इजराइल का है। बिल्कुल सर। अमेरिका को भी काफ़ी इजरायली टेक्नोलॉजी मिलती है, और जो F-35 है तो इजराइल ने उसको F-35 अदीर अपने खुद टेक्नोलॉजिकली एडवांस F-35 बनाने हैं। तो ये लड़ाई सूनर और लेटर होने वाली थी। अगर आयतोल्ला ने हमला किया होता इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बाद, तो इजराइल के पास भी 300 न्यूक्लियर बम है, वो तुरंत ईरान को ख़त्म कर देना जी। और अगर ये खाड़ी के देशों पर ऑयल पर कब्जा करते पॉसिबल था, तो भी अमेरिका को इंटरवेंशन होना चाहता। ये वर्ल्ड के लिए मैसेज ये है कि ये खाड़ी के देशों में एनर्जी का टू मच कंसंट्रेशन है, और उसके पर आप डिपेंडेंट हो गए। जैसा भारत में देखते हैं, अपना 60% कुकिंग गैस कतार से आता है, तो भारत को ऑयल के लिए तो उन्होंने 40 देशों से ऑयल आता है, लेकिन 18% गल्फ के आता है। तो भारत को भी अपना जो रिक्वायरमेंट है कुकिंग गैस का डिवर्सिफाई करना चाहिए। हाँ, अमेरिका के जो अधिकारी बोल रहे हैं कि भारत को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो कुछ सुनना नहीं है। जैसा मोदी जी कर रहे हैं, हाँ, स्माइलिंग फेस रखते हैं, सबके साथ दोस्ती रखते हैं, लेकिन भारत के लिए जो अच्छा है वो करते हैं। वही नीति करनी चाहिए कि जो भारत देश के लिए ठीक है वही करो, लेकिन किसी के साथ दुश्मनी मत करो। भारत को इजराइल से दोस्ती है, भारत को ईरान से भी दोस्ती है, भारत को रशिया भी दोस्ती है, भारत को अमेरिका भी की दोस्ती है। तो जो भारत के लिए अच्छा है वही भारत को करना चाहिए। ठीक है सर। वहीं मैं आपसे भी जानना चाहूँगी संजीव सर, अभी हमने ये देखा है कि अमेरिका ने पहले ये स्थिति, ये सिचुएशन शायद कभी इमेजिन नहीं की होगी कि ये जंग इतना लंबा खींचेगा। उसे लगा था कि शायद बहुत आसान होगा ये जंग जीतना, लेकिन 1970 का दशक भी याद आता है और आज की सिचुएशन भी याद आती है। बहुत ज़्यादा कुछ ईरान के साथ में अमेरिका का बदला नहीं है। उस वक्त भी इसी तरीके से अमेरिका को एक फेलियर झेलना पड़ गया था, और आज भी हम देखते हैं तो यहाँ पर भी फेलियर ही एक तरीके से ये अमेरिका के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो ये जंग खिंचती चली जा रही है, इसमें उलझ करके अमेरिका रह चुका है, और फंसाने का काम ईरान ने बखूबी किया है। और ऐसे में क्या वाकई अब ऐसी सिचुएशन आन पड़ी है अमेरिका के लिए कि अब अगर वो पीछे से हट भी जाए तो फिर उसकी किरकिरी जरूर हो जाएगी पूरी दुनिया में? सुरभि, देखिए, अमेरिका इस टाइम जो ऑपरेशन की जो हालत है या जियो पॉलिटिक्स की जिस स्थिति में आके खड़ा है, वो उसके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। वो असलियत में मैं जो अपनी पिछली बात अपने भाग 1 में बोल रहा था, देखिए, इजराइल के लिए जीने मरने का प्रश्न है। उसको तो एक मौका चाहिए। इजराइल की तैयारी बहुत सालों से चल रही थी, क्योंकि उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान, निश्चित रूप से। जैसे कि भरत साहब बोल रहे थे, मैं इस बात को इस चीज से सप्लीमेंट करना चाहूंगा। अमेरिका हो या इजराइल हो या फिर ईरान हो, जहनियत का खेल चल रहा है, और जहनियत ही आपके एक्शंस को जन्म देती है। आपकी जहनियत यानी थिंकिंग अप्रोच, वो ही आपको एक तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाती है। ये जो ईरान ने जो अपने प्रॉक्सीज का खेल खेला ना, यानी कंट्रीज को खुद प्रॉक्सी बना डाला, प्रॉक्सीज को खुद प्रॉक्सीज बना डाला, वो जो उन्होंने खेल खेला कि अपने रिसोर्सेज को एक्टिवली एंगेज मत कराइए, इन्वॉल्व मत कीजिए, और एक तरह से डर्टी जॉब कराइए। जैसे कि पाकिस्तान के एक मंत्री बोल रहे थे ना कि वी हैव बीन डूइंग द डर्टी जॉब फॉर यूके एंड अमेरिका फॉर लास्ट 25 ईयर। ये ही डर्टी जॉब जो है 79 के बाद से शुरू किया ईरान ने। सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जो उसके खिलाफ वर्ल्ड वाइड ओपिनियन बहुत फर्म कर देती है। दिक्कत क्या है ईरान को, वो जो चाहता है कि मैं इजराइल को देखना ही नहीं चाहता, इस यानी मदर अर्थ से उसको एलिमिनेट कर देना चाहता हूं। बात यहां पर आती है कि अगर आप किसी कंट्री को ऐसे एग्जिस्टिंग थ्रेट दोगे और वो कंट्री खुदा ना खास्ता टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुआ, हथियारों में उसकी पकड़ हुई, तो वो तो एक मौका ढूंढेगा आपको, देखा जाए आपको एक तरह से कॉर्नर में डालने का। इसी मौके को एनकैश किया अमेरिका ने। अमेरिका भी, चूंकि ये जग जाहिर है कि हैंड इन हैंड चलते हैं इजराइल अमेरिका,
तो अमेरिका ने भी ये मौका देखा और अमेरिका का खेल ये नहीं था। अमेरिका का ये था कि ओके, मैं वहां के ऑयल रिजर्व पे, जो कि ईरान अकेला कंट्री है जो वहां के एनर्जी पे उसकी बात नहीं माना, कभी नहीं माना, तो वहां के एनर्जी पे एक तरह से कंट्रोल हुए। और वो नहीं चाहता कि मैं बेचूं, वो ये चाहता है कि सारा का सारा ट्रेड डॉलर में हो। क्योंकि पिछले कुछ 5-6 दिनों से जो जियोपॉलिटिकल पे सिनेरियो जो शिफ्ट हुआ है, एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रिक्स। ये ब्रिक्स ने आके थोड़ा सा खेल उनका डावाडोल कर दिया, क्योंकि ब्रिक्स के कंट्री वो सारे कंट्री है जिसको अमेरिका अपना प्रतिद्वंदी भी मानता है फ्यूचर का, जिसमें चाइना जगजाहिर है, नो डाउट। उसके बाद नंबर 2 की इकोनॉमी है, उसके बाद रशिया मिलिट्री पावर वही है, एक उनके खिलाफ खड़ा होता है, न्यूक्लियर में उनके खिलाफ खड़ा होता है। तो ये न्यूक्लियर फिजिल मटेरियल ये ईरान के पास होना, ये एक तरह से देखा जाए बहाना था। पास्ट में अगर बात करूं डर्टी जॉब्स ऑफ फिसाइल मटेरियल, अमेरिका तो खुद उस अमेरिका के लोग उसमें शामिल है। अब्दुल कादिर खान बिना अमेरिका के आशीर्वाद के कैसे पूरी दुनिया में यूरेनियम बेच रहा था, ये बात 90s की है। देखिए, हाँ 98 में भारत ने जो एटॉमिक ब्लास्ट किए थे उसका जो बैलेंस था तो चाइना नहीं बनाया था। जो जानने वाले लोग हैं जो इस विषय को पकड़ रखते हैं, उनका साफ साफ कहना है कि भारत को, और भारत चूंकि रशिया के क्लोज माना ही जाता है, तो भारत को एक काउंटर बैलेंस के जरिए अमेरिका के एसेट्स को रखा गया छगाई हिल्स के अंदर, और भारत से 13, 15, 18 एग्जैक्टली 15 डेज के बाद छगाई हिल्स में जो 5 वहां पे विस्फोट किए गए, वो अमेरिका की मिस्त्री, अमेरिका की मदद थी। वो चाइना की मदद उसमें कम डाउटेड है। और रही बात ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान एक ऐसा टूल, पाकिस्तान का जिक्र करना जरूरी है सुरभि यहाँ पे। पाकिस्तान एक टूल है जो गर्व अपने आप का सीना चौड़ा करता है कि मुझे यूज कर लीजिए, पैसे दीजिए, मुझे यूज कर लीजिए, जितना गंदा काम मेरे से चाहे करा लीजिए। यही काम अमेरिका ने पाकिस्तान से हमेशा कराया है। और पाकिस्तान इस बात के लिए उभर रहा है कि मैं मुस्लिम कंट्री का, मुस्लिम पूरे जगत का, एक उम्मा का मैं अकेला एक वाहिद कंट्री हूं जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये कह के उसकी भी एंट्री हो गई। और जैसे कि टर्की पावर, मतलब मुस्लिम कंट्री का, मुस्लिम उम्मा का, इस्लामिक जगत का, टर्की सबसे आगे चलता है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर से ये अपने लेगेसी ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आते हैं इराक, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कहता है मक्का मदीना मेरे यहाँ पे, आई एम द लीडर, आई एम द बॉस, मैं चौधरी हूँ यहाँ का। इसके बाद आ जाते हैं कि ईरान, और ईरान के पास बड़ी पॉपुलेशन और निश्चित रूप से इसके पास नेचुरल रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है। तो सारी कहानी ये चारों मिला के मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि रस्साकसी जो चल रही थी सालों सालों से, इसको एक दिन फूटना ही था। और आज के डेट में जो हथियार है सुरभि, हॉर्मुज का जो हथियार ईरान अपना रहा है, ये तो जिस दिन से बातें चल रही थी सबको क्लियर था कि हॉर्मुज विल बी वन ऑफ द डिसाइडिंग वेपन जिसको कि ईरान इस्तेमाल बार बार करना चाहेगा, और यही हो रहा है। जी ठीक है सर, क्योंकि जी सुरभि समय का अभाव है, डीके सर मैं आपसे बहुत शॉर्ट में ये जानना चाहूंगी, क्या एस्केलेशन की कोई उम्मीद दिखाई देती है? और कई हमने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी अब तक सुना जब भारत पर यह भरोसा जताया जा रहा है कि अगर कोई मध्यस्थता करवा सकता है तो वो भारत के पास वो शक्ति है, वो पावर है, क्या ऐसी उम्मीद दिखाई देती है? सुरभि ये बात वैसे इसमें उम्मीद तो है, लेकिन अभी सर ये सवाल डीके सर से है क्योंकि सर मेरा समय बहुत लिमिटेड है। सर जी सर जी सर, सुरभि जी सबसे पहले तो आज नवरात्र है और आज हम लोग देवी की पूजा करते हैं, और मैं सर पूर्णिमा जी को भी नमस्कार करता हूं। उन्होंने बोला कि आपको शर्म नहीं आती है, लेकिन मेरे तीनों पैनलिस्ट ने मेरी बात का सपोर्ट किया है कि इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में, आज नहीं तो कल युद्ध होना था। चारों देश का मैं ट्रायंगल बताया। तो हम लोग एनालिस्ट हैं, हमको अमेरिका और ईरान के साथ नहीं जाना, क्या हो रहा है फ्यूचर में, क्या होगा और इतिहास हमने क्या लिया, उसी पे हमको बात करनी है। और देखिए भारत, एक चीज मैं भारत सरकार से मांग करता हूं अपने आपके चैनल के माध्यम से, भारत एक ब्रिक्स का इसमें चेयरमैन है, ईरान 2024 में ब्रिक्स का सदस्य बना है, तो भारत सरकार यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल काम करेगा अगर वो मीडिएटर बनाने के लिए या मध्यस्थता करने के लिए ब्रिक्स के जो बड़े देश हैं, चाइना है, रशिया है, भारत है, इन लोगों से पिच इन करते हैं भारत की अगुवाई में, तो भारत का इंटरनेशनल पावर शेयर में कद बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि भारत को इसमें आना चाहिए, इससे भारत का रुतबा भी बढ़ेगा और भारत का संबंध भी दोनों देशों से बढ़ेगा कि ये मीडिएशन के लिए आ रहे हैं। बात मानी जाए चाहे ना मानी जाए अलग बात है, इनिशिएशन इज द फर्स्ट थिंग जो मैं समझ पा रहा हूं। तो हम लोगों को मैं शुरू से जब से मैं डिबेट में शामिल 15-20 दिन से इस मैटर पर मैं बार बार देख रहा हूं कि हमें उस किसी भी देश में, चाहे ईरान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो,
हेजेमोनी क्रिएट कोई अगर करता है तो हमको सैद्धांतिक तौर पर उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये भी जाने कि हम लोग एनालिस्ट हैं, हमको फैक्ट पे भी बात करना है कि एक्चुअली कौन कौन गलतियां कर रहा है। हम लोग अगर युद्ध का नैरेटिव, तो मेरी जो समझ है, जो मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूं, जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, मुझको लगता है कि अमेरिका और इजराइल जरा सा एज पर है इस युद्ध में, और मुझे लग रहा है कि जीत चुके भी है, वो खींच रहे हैं ऐसा कि सीरिया लीबिया बन जाए ईरान, ताकि वो 15-20 तक चले नहीं। ये मेरा लाइन ऑफ थॉट है जी। ठीक है सर, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय का अभाव है, इसी वजह से मैं और ज़्यादा सवाल नहीं ले पा रही हूँ। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने भरत भरई सर, चेयरमैन ऑफ यूएसए एंड इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल संजीव जी जो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे जुड़े, और डॉक्टर डीके गुप्ता जी फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, पूर्णिमा नाथ जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी, और हमने ये समझने की कोशिश की कि जो इस वक्त ईरान पर हमला हो रहा है या ईरान की ओर से पलटवार किए जा रहे हैं, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का है, इजराइल आखिर अभी भी शांत होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, उसे किस बात का खतरा सता रहा है, क्योंकि बार बार जो धमकी अब तक इजराइल को मिलती रही ईरान की ओर से, ऐसे में क्या वाकई ये युद्ध अभी और ज्यादा अग्रेसिव होता हुआ दिखाई देगा? मिडिल ईस्ट के अलावा अभी और किन किन देशों को इसमें शामिल होता हुआ देखा जाएगा, या इस युद्ध की आग कहीं और तक भी फैलेगी? तो फिलहाल इस पर जो हमारी अब तक की चर्चा रही है और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इस बीच ये हमने जरूर जाना कि अगर युद्ध किसी भी देश में होता है तो सबसे ज्यादा खामियाजा कोई उठाता है तो वहां की आम जनता। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए।